So guys, today we are going to start staffing the next chapters, chapter number 6. Organizing and planning के comparison में it is easier than that, लेकिन थोड़ा बड़ा है, चैप्टर बहुत बड़ा है पर इजी है और इसको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है पर समझने के लिए बहुत इजी है, आप रीड आउट करके समझते रहोगे आराम से। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि स्टाफिंग का मतलब क्या है। स्टाफिंग देखो, स्टाफिंग का मतलब इस वर्ड से निकल के आ जाता है स्टाफ। स्टाफ मतलब कि जो लोग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, जो स्टाफ है, फैकल्टी होती है जो, ठीक है। अब स्टाफ के अंदर क्या क्या आ जाता है? वर्कर्स, एम्प्लॉइज, फील्ड बॉयज, वेजेस लेने वाले, और इस तरह के बहुत सारे लेबर होती है जो लोडिंग अनलोडिंग करती है। बहुत सारा जितना भी स्टाफ काम कर रहा है कंपनी के अंदर, उसको, उस स्टाफ को, अब स्टाफ आपने रखा है तो कभी न कभी तो रखा होगा, इंटरव्यू लिया होगा, किसी को सिलेक्ट किया होगा, कोई और मेथड से उनको बुलाया होगा। तो उस स्टाफ को बुलाने को और उनको अपनी जगह पे पोजीशन देने को कहते हैं स्टाफिंग। तो मतलब क्या हुआ? पुटिंग पीपल टू जॉब। कंपनी के अंदर जितने भी जॉब की पोस्ट खाली है उसको भरना, फिलिंग द इसको फिलिंग द पोजीशंस, जितने भी पोजीशंस खाली हैं, पोजीशन मतलब जॉब्स या पोस्ट कह लो। अब मान लो कि सेल्स मैनेजर की पोस्ट खाली है तो उसमें सेल्स मैनेजर को रखा जाएगा, उसका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसका काम समझा जाएगा, उसका ट्रेनिंग दी जाएगी और उसका टेस्ट भी लिया जा सकता है कि आप करके दिखाओगे, उसको प्रॉब्लम दे दी जाएगी। तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो स्टाफिंग का मतलब है पुटिंग पीपल टू जॉब, फिलिंग द पोजीशंस या उनको काम पे रखना, और कीपिंग। एक काम तो हुआ फिलिंग द पोजीशंस कि लोगों को काम पे लेके आना, अपनी जो खाली जगह है उनको भरना, और कीपिंग पोजीशंस फिल्ड एट ऑल द टाइम, कि हर टाइम पोजीशन फिल्ड होनी चाहिए। जैसे ये खाली होगी फटाफट से आप फिल करना शुरू कर दोगे। अब ये फिल करने के लिए पूरा चैप्टर पढ़ा जाएगा कि ये पोजीशन जो खाली होती हैं और उसको कैसे फिल किया जाए। तो जब आप किसी बंदे को अप्लाई बुलाते हो, इनवाइट करते हो, तो राइट पीपल टू द राइट पोस्ट या जॉब। सही बंदे को सही पोजीशन पे रखना बहुत जरूरी है। जिसका टैलेंट मशीनरी चलाने का है उसको आप सेल्स में भेज दो, और जिसका टैलेंट एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग करने का है उसको आप मशीन पे रख दो, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो राइट पीपल को राइट पोजीशन पे रखना ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके लिए स्टाफिंग के लिए कौन सा डिपार्टमेंट बनाया जाता है? स्टाफिंग जो करनी होती है इसके लिए बनाया जाता है HR डिपार्टमेंट। आप लोग पढ़ रहे हो, जिनको आगे चल के MBA वगैरह करके जॉब्स वगैरह करनी है, तो वो उनको कौन हायर करता है? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहा जाता है। जैसे एक कंपनी के अंदर आपने रॉ फिनिश प्रोडक्ट, मतलब मैंने कुर्सी बनाता हूँ, तो कुर्सी बनाने के लिए मेरे को क्या क्या सामान चाहिए? मेरे को चाहिए वुड, मशीनरी, ठीक है, लैंड, रॉ मटेरियल्स, ये सब कुछ चाहिए। तो इसको कहते हैं रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज को इकट्ठा करूंगा और मैं क्या बनाऊंगा? फिनिश प्रोडक्ट बनाऊंगा, दैट इज माय चेयर। ये रिसोर्सेज हो गए और ये फिनिश प्रोडक्ट हो गया। एक रिसोर्स, एक चीज और चाहिए होती है, एक चाहिए होती है लेबर या एम्प्लॉइज। तो मतलब कि जो बाकी रॉ मटेरियल्स के साथ साथ हमको लेबर और एम्प्लॉइज भी चाहिए होती है, जिसको हम सैलरी एंड वेजेस देते हैं। इनको सैलरी, इनको वेजेस देते हैं। तो ये भी क्या हुआ? रिसोर्स। लेकिन ये क्या हुआ? ये आपका नॉन लिविंग थिंग्स है आपकी, तो ये रिसोर्सेज होंगे। ये आपकी लिविंग थिंग है, क्योंकि ये जब तक इन चीजों को यूज कौन करेगा? इन सारे रिसोर्स को यूज करने के लिए बंदे चाहिए। मशीन कौन चलाएगा? वुड कौन काटेगा? रॉ मटेरियल कौन यूज करेगा? लैंड पे कौन यूज करेगा?
ये एम्प्लॉइज और लेबर, तो इसलिए इनको बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स। इनको स्टाफ भी बोल सकते हो आप, और स्टाफ के साथ साथ इसको ह्यूमन रिसोर्स बोल सकते हो। तो एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है जो कि लोगों को नौकरियां देता है, काम पे रखता है, पोजीशंस को फील्ड रखता है, सही बंदों को सही ड्यूटी देता है, इंटरव्यू लेता है, टेस्ट लेता है, डेमोज लेता है, वो सारा सिलेक्शन करता है। तो एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है, और इस डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है। इस डिपार्टमेंट का नाम होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जो सिर्फ स्टाफिंग से काम करता है। और इस डिपार्टमेंट के मैनेजर का नाम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जो कंपनी के अंदर नौकरियां लगाता है। अलग अगर मान लो कंपनी में 3 बंदे काम छोड़ के चले गए, बीमार हो गए, कुछ भी रीजन हुआ, वो 3 बंदों की पोस्ट क्या हो गई, खाली हो गई, पोजीशन क्या होगी, खाली। अब वो मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का था, मशीनरी चलाने के 3 बंदे थे जो मशीनरी पे काम करते थे, वो बीमार हो गए, काम छोड़ के चले गए। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर, किसके पास जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के पास जाएगा। उसे बोलेगा भाई मेरे 3 बंदे काम छोड़ के चले गए, मेरे को 3 बंदे ला के दो। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खुद नहीं जॉब के लिए बंदे ढूंढेगा, वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो अलग से बना हुआ उसको उसके पास जाएगा। अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बंदे हायर करना शुरू करेगा, इनविटेशन भेजेगा या एड भेजेगा कि भाई हमको जरूरत है इतने बंदों की। देखा होगा आपने, एड्स आते हैं न्यूज़पेपर में, रिक्वायर्ड ये जो जॉब के क्लासिफाइड्स आते हैं, तो उसमें वो इंटरव्यू भेजेगा, मेल्स भेजेगा। naukri.com है, बहुत सारी है, इंडीड है, तो वहां पे उनके मेल्स भेजे जाएंगे, लोग उसको पढ़ेंगे और कंपनी में इंटरव्यू देने आएंगे। उस इंटरव्यू में से सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन के बाद 3 पोस्ट जो खाली हुई थी उसको भरा जाएगा। तो ये सारा काम, ऐड देने का, बंदे बुलाने का, मेल्स टाइप करने का, सिलेक्शन करने का, इंटरव्यू लेने का, इस सारा का सारा काम कौन करेगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और जब वो नौकरी बंदों को रखेगा, उन बंदों को बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स, और इस डिपार्टमेंट का हेड होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो ये थी स्टाफिंग की डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं कि ये स्टाफिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। फटाफट से पढ़ लेंगे, आज की क्लास छोटी रहेगी, फटाफट से स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, फिर ह्यूमन रिसोर्स पे आएंगे फटा बाद में। सेकेंड टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। की स्टाफिंग की क्या जरूरत पड़ती है। देखो मैं आपको 2 बातें बताऊंगा, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग अलग है और नीड ऑफ स्टाफिंग अलग है। पहले नीड पढ़ लेते हैं फटाफट से, कि स्टाफिंग चाहिए क्यों। अब आप बोलोगे सर नीड और इंपॉर्टेंस तो एक बात है, नहीं। नीड है कि स्टाफिंग का अलग से डिपार्टमेंट बनाने के लिए क्यों जरूरत है, और स्टाफिंग बंदे क्यों चाहिए, स्टाफिंग अलग से स्टाफ क्यों चाहिए। और इंपॉर्टेंस है कि स्टाफिंग अगर ना हो तो क्या नुकसान हो रहा है, कि स्टाफिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पहले जरूरत क्यों पड़ी उसको पढ़ते हैं। जरूरत इसलिए पड़ी, पहला पॉइंट देखो, ये आपकी बुक में ना नहीं दिया हुआ, ये वाले पॉइंट्स दिए, ये नहीं दिए, ये भी दिए लेकिन अलग से हेडिंग नहीं दी, तो इसको लिख लेना आप। स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी हो रही है। अभी इसको डिस्कस करेंगे बाद में, पहले ये समझ लो। आप देख रहे हो कि नई नई मशीनरी आ रही हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, नई नई इनोवेशंस हो रही हैं, और जैसे जैसे नई मशीनरी आ रही है तो उसको चलाने के लिए भी तो चाहिए बंदे। जैसे जैसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर एडवांस हो रहे हैं तो उसके जो टेक्नीशियंस भी तो आपको चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए जो अच्छे से कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी जानते हो। आईटी डिपार्टमेंट इतना, आईटी जो लोग करते हैं, क्यों कर रहे हैं इतनी ज्यादा उसके उस फील्ड में क्यों लोग भाग रहे हैं, क्योंकि उसके जॉब्स बहुत सारी है। तो जिसको आज नॉलेज नहीं है वो उस जॉब पे नहीं रखा जा सकता। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है वैसे वैसे लोग भी चाहिए जो एक्सपर्ट हो, स्पेशलिस्ट हो, अप टू डेट हो। तो टेक्नोलॉजी डायनामिक इन्वायरमेंट का पॉइंट बन जाता है ये, कि इन्वायरमेंट जो बिजनेस का है वो बदल रहा है, वो मॉडर्नाइज हो रहा है, अप टू डेट हो रहा है, और टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है। तो लोग भी वैसे चाहिए, इसलिए वो लोग कहाँ से आएंगे, स्टाफिंग के जरिए ढूंढा जाएगा उनको। ठीक है। उसके बाद आता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीजिंग साइज। जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट्स में जाएगी वो ग्रो करेगी, जब वो ग्रो करेगी उसका साइज एक्सपैंड करेगा, और मशीनरियां रखोगे, और रॉ मटेरियल लाओगे, और काम बढ़ाओगे। जब काम बढ़ाओगे, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग एक्स्ट्रा लोगे, तो लोग भी तो लोगे। तो लोग एक्स्ट्रा लाने के लिए ढंग के बंदे आने चाहिए, सही बंदे आने चाहिए। तो वो लोग कौन लेके आएगा, स्टाफिंग लेके आएगा। कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे ह्यूमन बिहेवियर। हर बंदे का नेचर एक दूसरे से अलग है। आप स्कूल में पढ़ते हो, आपके क्लास में हर नेचर के बंदे, किसी को गुस्सा ज्यादा जल्दी आता है, कोई इरिटेट जल्दी होता है, कोई शांत रहता है, कोई हंसता रहता है,
कोई बड़ा हेल्पफुल होता है, कोई इगोइस्टिक होता है, हर तरह का नेचर होता है। और एक कंपनी के अंदर अगर 5,000 बंदा एक टाइम पे काम कर रहा है तो हर बंदे का नेचर एक जैसा नहीं है, आपस में लड़ाइयाँ झगड़े सब कुछ चलता रहता है कंपनी के अंदर। तो उससे बचने के लिए सही बंदे रखने, ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लिकेट होता है तो ढंग के बंदे रखना भी एक टास्क होता है। आप ऐसे नहीं किसी का इंटरव्यू लिया, मान लो इंटरव्यू की बात है, स्टाफिंग के अंदर एक पॉइंट आता है इंटरव्यू, आगे चल के हम पढ़ेंगे। इंटरव्यू लेने का रीजन क्या होता है कि हम फेस टू फेस पर्सनल इंटरव्यू में उसको जाने कि उसका नेचर थोड़ा बहुत कहते हैं, हम एनालाइज करते हैं कि उसकी बात करने के मेथड से हम उसको अलग अलग क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, वो उसका सोल्यूशन बताता है। तो उससे उसके मेंटल हेल्थ के बारे में पता लगता है, उसका कितना दिमाग चलता है, आईक्यू लेवल पता लगता है कि कौन सी प्रॉब्लम है वो कितना सोच सकता है, कहाँ तक डीप तक जा सकता है। इससे हमें उसके बिहेवियर के बारे में पता लगता है। ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये खाली उसका रिटन टेस्ट ले लो, मान लो आपने किसी बंदे को हायर करना है, उसका रिटन टेस्ट ले लिया, उसने सारे आंसर करेक्ट दे दिए, आपने उसको जॉब पे रख लिया, बाद में पता लगा तो ये हर हर बात पे लड़ाई करता है सबसे, किससे बनती नहीं है इसकी, अकेला घूमता रहता है, तो क्या फायदा। उसका रिटन टेस्ट तो बहुत अच्छा गया लेकिन इसकी किससे बनती नहीं, तो इसने कंपनी का माहौल क्या कर दिया, सारा का सारा खराब कर दिया। तो खाली रिटन टेस्ट लेने से काम नहीं बना, उसका पर्सनल इंटरव्यू अगर आप लेते, उससे बातचीत करते, थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में पता लग जाता कि उसका ह्यूमन बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो ह्यूमन बिहेवियर एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। और हम यहाँ स्टाफिंग की बात कर रहे हैं, मतलब ह्यूमन रिसोर्स की, तो ये स्टाफिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि ह्यूमन बिहेवियर को जानना बहुत जरूरी है। और कौन जानेगा और ढंग के बंदों को कौन रखेगा, स्टाफिंग में। तो अगर ह्यूमन बिहेवियर ठीक है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, ग्रो करेगी, ऊपर तक जाएगी, सब लोग आपस में हेल्पफुल है, डेडिकेटेड है, काम में लगन है सबकी। और अगर बंदे इगोइस्टिक है, काम से ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं, अपने बस मेरे को मेरे पैसे मिले मैं घर जाऊं, मेरे को 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की ड्यूटी, चले घर जाओ, अपने काम से काम रखने वाले बंदे हैं, तो वो बिजनेस को डिग्रेड या डाउनफॉल कर सकते हैं, उस बिजनेस को ब्रेक कर सकते हैं, उसके अंदर लॉसेस ला सकते हैं अगर बंदे ढंग के आपने नहीं रखे। तो काम स्टाफ और जो एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स होंगे वो अच्छे होने चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी चीज हो जाती है। अगर आप स्टाफिंग के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो आप गलत स्टाफ रख लोगे, गलत स्टाफ कंपनी को नीचे लेके जाएगा, क्योंकि मेन जो ह्यूमन रिसोर्स ही होता है। तो ये 3 थे, आप इसको नोट कर लेना कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं। अब आता है कि स्टाफिंग क्यों इंपॉर्टेंट बनती है। ये तो जरूरत थी कि ये चीजें हमारे पास हो रही डायनामिक एनवायरनमेंट में, तो हमको चाहिए स्टाफिंग। अब स्टाफिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, स्टाफिंग क्या क्या काम करता है। स्टाफिंग करता है ऑब्टेनिंग कंपीटेंट पर्सनल। कंपीटेंट मतलब एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, ठीक है, ट्रेंड, ठीक है, जो आपस में कंपीटेंट हो, मतलब एक से बढ़िया एक, उससे बढ़िया एक। आपके स्कूल में भी रिजल्ट आया तो कंपटीशन होता है ना, एक एक पॉइंट से, आधे पॉइंट से कंपटीशन हो जाता है कि हाँ भाई ये 1 मार्क्स आगे निकल गया, ये इसकी परसेंटेज 0.5% से आगे चलेगी, तो कंपटीशन हुआ। वो कंपटीशन किसमें होगा, जो ऑलरेडी बहुत एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है, ट्रेंड है, जिनके अंदर पढ़ाई के गुण अच्छे हैं। जो पहली फेल हो रहे हैं वो क्या कंपटीशन करेंगे, 60% वाला 50% वाला क्या कंपटीशन करेगा, 56 आगे या 54 आगे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन 96 और 94 वाले में बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि वो 2% उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। वो कहता है 2% से मैं सेकंड आ गया, 96 वाला फर्स्ट आ गया, 94 वाला सेकंड आ गया। तो जो एक्सपर्ट होगा उसके लिए कंपटीशन बहुत मायने रखता है। तो जब मैंने कहा टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, अप टू डेट हो रही है, तो वो उसका स्टाफ कौन सा चाहिए, अप टू डेट स्टाफ, एक्सपर्ट स्टाफ, कंपिटेंट स्टाफ। तो वो स्टाफ कहां से मिलेगा, स्टाफिंग के अंदर से। हायर परफॉर्मेंस, प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर्स हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पीपल ऑन द राइट जॉब। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट पीपल ऑन राइट जॉब या पोजीशंस। जब सही बंदे सही पोजीशन पे आएंगे तो कंपनी की क्या होगी, ग्रोथ। वो कंपनी के भले के लिए काम करेंगे और अपना भी करेंगे साथ में। तो जब कंपनी की ग्रोथ होगी तो हायर परफॉर्मेंस निकल के आएगी। जो एक्सपर्ट होगा, जो ट्रेंड होगा, वो ज्यादा काम करके देगा, आउटपुट ज्यादा निकालेगा। 10 घंटे में एक लेजी बंदे ने 5 कुर्सियां बनाई और 10 घंटे में एक मेहनती बंदे में 10 कुर्सियां बना ली, तो परफॉर्मेंस किसकी अच्छी हुई, एक्सपर्ट की। तो हायर परफॉर्मेंस निकल के आएगी अगर आपने अच्छा स्टाफ, राइट पीपल ऑन राइट जॉब रखा हुआ है।
कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ग्रोथ यहाँ भी लिख दिया मैंने, यहाँ पे वही बात आती है, अगर स्टाफ सही होगा तो कंपनी कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। मान लो मैंने आज कंपनी स्टार्ट की, 100 बंदे रखे, हायर किए मैंने, 100 बंदों से कंपनी स्टार्ट की, उसमें से कई बंदे 25 बंदे ऐसे हैं जो बार बार छुट्टियां मार रहे हैं, बार बार छुट्टियां मार रहे हैं, कभी किसी काम से, कभी किसी, कभी गांव चले जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, तो ये 25 बंदे की पोजीशन कभी खाली ही रहती है, कभी डावाडोल होती रहती है। तो इससे क्या होगा, मेरी कंपनी की परफॉर्मेंस और सर्वाइवल पे प्रॉब्लम उठ जाएगी। मैं बार बार यही करता रहूंगा, नौकरी रखता रहूंगा। मान लो ये 25 बंदों का मैंने काम से निकाल दिया, तो मेरे को और 25 बंदे चाहिए, ठीक है, चलो मैंने और 25 बंदे लगे, वो अच्छे आ गए, लेकिन इसमें से और 50 बंदे उठ गए, वो काम से सेटिस्फाई नहीं है। तो कभी जो लोग तंग करते हैं ना काम में, बार बार छुट्टियां मारते हैं, बार बार परेशान करते हैं, तो कंपनी कॉन्टिन्यूसली सर्वाइवल नहीं हो पाता, क्योंकि काम ढंग से नहीं हो पा रहा आपका, आप लोगों का ऑर्डर टाइम पे पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि स्टाफ कम है आपके पास। तो सही स्टाफ, जितने नंबर ऑफ स्टाफ चाहिए, 100 बंदों की जरूरत है 100 बंदे रखो। अगर आप 100 बंदों की जरूरत में 80 बंदों से काम लेके चल रहे हो, तो आपके जो ऑर्डर्स होंगे वो पूरे नहीं हो पाएंगे, आप फिनिश प्रोडक्ट ढंग से टाइम पे करके नहीं दे पाओगे, तो आपके ऑर्डर्स कैंसिल भी हो सकते हैं। तो राइट नंबर ऑफ पीपल होने भी बड़े जरूरी हैं, और सब कुछ सही रहेगा तो आप कॉन्टिन्यूसली सर्वाइव कर सकते हो मार्केट में। वरना बार बार आप स्टाफिंग डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब करते रहोगे, भैया इस बंदे ने काम छोड़ दिया, अब नया बंदा लाके दे, अब उस बंदे ने काम छोड़ दिया, अब नया बंदा लाके दे। बार बार अगर लोग काम छोड़ेंगे तो आप कॉन्टिन्यूसली सर्वाइव कैसे करोगे। तो इससे अच्छा ये है कि स्टार्टिंग में जो बंदे रख रहे हो, स्टाफिंग डिपार्टमेंट स्टार्टिंग में राइट पीपल को लेके आए, एक्सपर्ट्स को लेके आए, कंपिटेंट बंदों को, जो मेहनती हार्ड वर्किंग पीपल है, स्टार्टिंग में उन बंदों को रखा जाए तो वो प्रॉब्लम ही खत्म, लोग काम छोड़ेंगे ही नहीं, लोग छुट्टियां मारेंगे ही नहीं, तो सही बंदे आएंगे तो कंपनी भी ग्रो करेगी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, अब अपने बंदे तो रख लिए, ये ह्यूमन रिसोर्स की बात होगी। जब अपने बंदे रख लिए, अब उनको काम भी तो कराओगे, उनको काम कौन देगा, ऊपर से प्लानिंग डिपार्टमेंट ने ऑर्डर दिया होगा, ऑर्गेनाइजिंग ने उनको बांट दिया होगा कैसे कैसे करना है। तो इट प्रिवेंट्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल एंड हाई लेबर कॉस्ट। अब आपको पता है कि मेरे को काम में 100 बंदों की जरूरत है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब, ऑप्टिमम मतलब कितनी लिमिट चाहिए, एग्जैक्टली जितनी लिमिट चाहिए आप उतने बंदे रखोगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर 100 बंदों की जरूरत है, आपने रख लिए 120, तो ये आपको किसने बताया था कि 100 बंदों की जरूरत है, ऑब्वियसली स्टाफिंग डिपार्टमेंट ने, या इससे पहले ऑर्गेनाइजिंग ने भी बताया होगा। ऑर्गेनाइजिंग में क्या हुआ था कि सब रिसोर्सेज को अपनी जगह जगह में बांट दो, उनको डिवाइड कर दो, उसने बताया होगा कि यार 100 पोजीशंस बनती हैं, 100 बंदे चाहिए, लेके कौन आएगा, स्टाफिंग डिपार्टमेंट। 100 बंदे रखने की जगह अगर स्टाफिंग डिपार्टमेंट ना होता या ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट ना होता, डिपार्टमेंट नहीं होते मतलब फंक्शन होते हैं, अगर स्टाफिंग ना हुई होती, ऑर्गेनाइजिंग ना हुई होती, तो हम 100 की जगह 120 रख लेंगे। अब 100 की जगह हमने 20 रखे, जो ये 20 बंदे हैं, 100 तो चाहिए थे, जो 20 बंदे एक्स्ट्रा है, ये सैलरी नहीं लेंगे क्या, ये तो सैलरी भी लेंगे, तो ये एक्स्ट्रा सैलरी जा रही है इनको, क्योंकि काम तो 100 बंदों है, हमने 120 रखे हैं, तो 20 बंदों की सैलरी एक्स्ट्रा, तो हमारी कॉस्ट क्या होगी, हायर कॉस्ट। तो जब कॉस्ट हाई होगी तो प्रॉफिट्स क्या होंगे, लेस प्रॉफिट्स, क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए। तो हमने बिजनेस किस लिए खोली है, प्रॉफिट कमाने के लिए ना, कि लोगों को फालतू तनख्वाह देने के लिए। तो कितने बंदे चाहिए, एग्जैक्टली क्वांटिटी के ऊपर ये बात आती है, वो रखे जाए, ना फालतू रखे जाए, मतलब 120, ना कम रखे जाए। अगर आप इसको कम रखते हो, मान लो आप 80 रखते हो, तो काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। काम 100 बंदे का है, इसके ऊपर काम आ गया तो ये क्या हो गया, ओवरबर्डन। 100 बंदों का काम 80 बंदों पे आ गया, इनके ऊपर बर्डन बढ़ गया, इनकी स्पीड क्या होगी, स्लो स्पीड। जब आप किसी बंदे से फालतू काम लोगे, उसकी स्पीड कम होगी, छुट्टियां मारेगा, ये बीमार पड़ेगा जल्दी जल्दी। तो इस हिसाब से जितने बंदों की जरूरत है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तभी हो पाएगी जब आप एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ बंदे रखोगे। तो ये बताया जाता है। हाँ, एक चीज और इसमें आती है, अगर 100 बंदों की जरूरत है तो आप 120 मत रखो, कम से कम 105 तो रखो। क्यों 5 बंदे, वो कहता है कोई बात नहीं, 5 बंदों को मैं एक्स्ट्रा सैलरी दे दूंगा, कभी कोई छुट्टी मार जाता है, कभी एकदम से कोई बंदा काम छोड़ के गया। अब ये तो है नहीं कि इसमें से एक बंदा काम छोड़ के चला गया, आपको एकदम से एक बंदा नया मिल जाएगा आज के आज ही। इंटरव्यू लोगे, टेस्ट करोगे, करते करते 5-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, और ढंग का बंदा ढूंढते कई बार 1 महीना भी लग जाता है। तो 1 महीने तक वो बंदों की पोजीशन, एक बंदा जो काम छोड़ के गया है, उसकी पोजीशन खाली रही, उसका काम कौन करेगा, बाकी लोग कहेंगे हम अपना काम करें कि उसका काम करें। तो पहले से ही एक्स्ट्रा 3-4 बंदे या 4-5 बंदे रखो,
ताकि एंड कभी इमरजेंसी पड़ जाए, मान लो एक्स्ट्रा ऑर्डर आ गया तो ये 5 बंदे हेल्प कर देंगे, कोई बंदा छुट्टी मार गया तो उसमें से एक बंदे को ले लेंगे, कोई बंदा बीमार पड़ गया हफ्ते के लिए, कोई छुट्टियां मनाने के लिए घूमने चला गया। इस हिसाब से कि हर कंपनी में जितनी ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट है उससे कुछ एक्स्ट्रा रखने चाहिए, बहुत एक्स्ट्रा नहीं रखने चाहिए। ये कुछ एक्स्ट्रा में क्या होता है, हमारे को इमरजेंसी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है जब बंदे काम छोड़ के जाते हैं, जब तक नया बंदा नहीं मिलता तो ये लोग उनका काम संभाल लेते हैं। इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल, प्रॉपर स्टाफिंग इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे? फेयर रिवॉर्ड ऑफ द कंट्रीब्यूशन। क्यों? जब स्टाफिंग डिपार्टमेंट, देखो सबसे पहले आप जॉब के लिए जाओगे, इंटरव्यू दोगे और अपना एप्लीकेशन दोगे, किसको दोगे? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को, ये स्टाफिंग करता है, ठीक है। जब आपने जॉब इंटरव्यू दिया सबसे पहले आपकी किससे कंपनी में बातचीत शुरू हुई? इससे। आपकी जान पहचान, आपकी फ्रेंडशिप किससे हुई? इससे। अगर आप जॉब में लग गए तो इसने आपको बताया था, आप इससे पूछोगे सर मैं अगर जॉब लगूंगा, इसको बोला जाएगा कि अगर तू जॉब पे लगता है तेरे को कम से कम 5 इयर्स का टेन्योर साइन किया जाएगा, पीरियड, कि 5 साल तक तू तेरे को काम से नहीं निकाला जा सकता। इसको एक जॉब सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ मेरे को 5 साल के लिए जॉब मिल गया, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। तो ये कौन बताएगा? ह्यूमन रिसोर्स। और इनको भी ये सेटिस्फेक्शन मिल गई कि हमको 5 साल के लिए बंदा मिल गया, बार बार बंदे ढूंढने की टेंशन खत्म। जो जॉब सेटिस्फेक्शन इसको मिल गई। अब इसको पता है कि मेरे को जॉब सेटिस्फेक्शन मिल गई तो इसका मोरल क्या होगा? अप होगा, मोरल बूस्ट होगा, इसका मोटिवेशन मिलेगी इसको, कि इसको टेंशन नहीं है ना कि 5 साल के लिए इसको निकाला जाएगा, ये खुल के अपना मेहनत से काम करेगा। अगर इसको पहले से ही पता हो गया यार मेरे को कभी भी निकाल सकते हैं, तो इसका मन क्या रहेगा? छोड़ यार, कौन ध्यान दे रहा है, छोड़ दे, जब उनका मन करेगा निकाल देंगे, कौन मेहनत करे। तो उसका नजरिया जो काम करने का डिफरेंट होगा। अब उसको पता है कि 5 साल के लिए टेंशन नहीं है उसको, अब उसको काम पे रख लिया गया है तो वो कंपनी के लिए मेहनत से काम करेगा। अच्छे बंदों को पूरा टेन्योर मिलता है, उनको मोरालिटी मिलती है, उनको मोटिवेशन मिलती है, और इनको सही पैसे। अगर आपको जॉब के लिए गए हो, आप मन में सोच के गए हो कि यार मेरे को अगर ये जॉब मिल जाती है तो मेरे को 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिल जाएगी, क्योंकि इस पोजीशन, जिस पोजीशन के लिए आप लोग जा रहे हो उसकी सैलरी का रेट ये चल रहा है। आप सोचते हो अगर मेरे को जॉब मिल जाए मेरे को 20,000 रुपये सैलरी इनकम शुरू हो जाएगी, मेरे को सही है। आपने इंटरव्यू दिया, आप सिलेक्ट हो गए, सब कुछ कर आके सिलेक्शन हो गई, ठीक है। उसके बाद सैलरी के बारे में बात हुई, आपको सैलरी मिल जाती है 22,000 रुपये। आप 20 सोच रहे थे, आपका सिलेक्शन किस में हो गया? 22 में। आप खुश? आप कहोगे वाह मजा आ गया, मैं तो 20 सोच, मेरे को 22 मिल गई। तो आपको क्या मिलेगी? मोटिवेशन, कि हाँ भाई और आपको बोला गया है ये 22 तो तेरी सैलरी है, अगर तू अच्छा काम करेगा तो साल के एंड के 1 साल के बाद तेरे को मैं 25,000 कर दूंगा सैलरी। ये सब कौन, सैलरी वगैरह कौन डिसाइड करता है? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो मेरे को बताया मेरे को अच्छा काम करना है, क्यों? मेरे को सैलरी बढ़ानी है। फिर मेरी 25 के बाद 30, फिर 30 के बाद 35। मैं कहा यार 5 साल इस कंपनी में काम करना है, अच्छे से काम करके दिखाना है, और ये 22 पे लगाऊं, कम से कम 40 तक या 50 तक जाना है। अपनी अपनी ग्रोथ तो करनी है। और ये सैलरी कब होगी? मेरी ग्रोथ से होगी। सैलरी होने के लिए आपको कंपनी की ग्रोथ करनी पड़ेगी, तो कंपनी की ग्रोथ तो होगी, मेरी ग्रोथ भी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे। तो जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन मिलती है स्टाफिंग से। इसके बाद आता है टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स का, आपकी बुक में है, मैं उसको बोर्ड पे नहीं समझा रहा, मैं सिर्फ पॉइंट्स लिख दूंगा, आप लोग उसको समझ लेना, क्योंकि उसमें कुछ खास है नहीं, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जो पहले मैंने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बताया था कि क्या क्या काम करता है। तो स्टाफिंग के लिए ये सारे काम जो करने हैं, बंदों को हायर करना, सिलेक्शन करना, इंटरव्यू करना, वो कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और इसके सारे काम काज को ये जो मैनेज करता है, सारा इंटरव्यूज, मेल्स, एडवर्टीजमेंट, सब कुछ मैनेज करने को कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और इसके लिए रखा जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जो काफी ट्रेंड होता है किसके लिए? रिक्रूटमेंट के लिए। रिक्रूटमेंट क्या होती है आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। लोगों को हायर करना, हायर करने के प्रोसेस को कहते हैं रिक्रूटमेंट। अब ये क्या क्या काम करता है? नंबर 1 काम करता है रिक्रूटमेंट, अभी मैंने बोला था। रिक्रूटमेंट को कहते हैं सर्चिंग, सर्च करना। किसको सर्च करेगा? एक्सपर्ट बंदों को, क्वालिफाइड बंदों को, या क्वालिफाइड। क्योंकि खाली क्वालिफाइड होने से कुछ नहीं होता। आपके पास डिग्री है लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप पढ़े लिखे बहुत हो, इंटेलिजेंट बहुत हो, नंबर बहुत अच्छा है, क्वालिफिकेशन डिग्री है, लेकिन जब रियल लाइफ में आप काम करने के आपका दिमाग ही नहीं चला, आपको प्रॉब्लम से सॉल्व करनी नहीं आई, तो एक्सपीरियंस होना बड़ा जरूरी है। एक्सपीरियंस किसके पास होगा? एक्सपर्ट बंदे के पास। आपको आजकल पता है कि जॉब लेने जाओ खाली क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, वो मांगते हैं क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग।
तो आपके पास अगर तीनों है तो आपको जॉब मिल जाती है। कई बार खाली एक्सपर्ट को रख लिया जाता है क्योंकि उसके पास क्वालिफिकेशन हो या ना हो, लेकिन उसके पास क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है काम करने का, तो क्वालिफिकेशन बाद में आती है। पर हम क्या सोचते हैं कि क्वालिफिकेशन पहले होगी तभी हमको नौकरी मिलेगी, वो भी एक पॉइंट है, क्योंकि आप जॉब करने जा रहे हो बोलेगा आपके क्वालिफिकेशन नहीं है। तो आज की डेट में दोनों होने बड़े जरूरी है, ट्रेनिंग भी होनी जरूरी है, एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है और क्वालिफिकेशन होनी भी जरूरी है। तो इसको सर्च करना, अभी इसने जॉब के लिए रखा नहीं है। रिक्रूटमेंट का मतलब है सिर्फ सर्च करना, लोगों को बुलाना, लोगों को ढूंढना। अब जॉब पे रखना और उनको नौकरी देना, उनको इतने सारे लोगों को बहुत मतलब सर्च करना, मतलब 1000 बंदों को बुलाया गया, सर्च किया गया, उसमें से सिलेक्ट करना वो एक अलग प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट का मतलब है सर्च करना। बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटीज में, जैसे आपने देखा होगा रिक्रूटमेंट होती है। रिक्रूटमेंट मतलब कि अभी आप पढ़ ही रहे होते हो, फाइनल ईयर में होते हो, आपके एग्जाम से पहले पहले रिक्रूटमेंट आपको जॉब भी मिल जाती है। बड़े बड़े एमबीएस जहां भी यूनिवर्सिटी कराती है वहीं से उनको बच्चों को उठा के अपनी कंपनी में जॉब मिल जाती है। तो बड़े बड़े कंपनीज के लोग आते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, मतलब ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, सर्च करके वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये बंदा हमको पसंद है। उसको बोला जाता है कि फाइनल एग्जाम में अगर तेरे 92% से ऊपर आ गए, मिनिमम इतने आ गए, तो तेरी जॉब पक्की। तो ऐसे रिक्रूटमेंट कॉलेजेस में होती है। आपने 3 इडियट्स देखी होगी, उसमें भी लास्ट में रिक्रूटमेंट के लिए, जॉब के लिए बुलाया, इंटरव्यूज होते हैं, तो उसको कहते हैं रिक्रूटमेंट, सिर्फ सर्च करना। एनालाइजिंग जॉब एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब्स टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन। तो एनालाइजिंग जॉब आ जाता है, ये डिसाइड करेगा किस टाइप की जॉब है, जो पोजीशन खाली हुई है वो जॉब किस टाइप की है, पूरा उसका डाटा तैयार करेगा, फिर उसका एडवर्टीजमेंट तैयार करेगा कि इस पोस्ट के लिए इस तरह का बंदा चाहिए। तो जैसी जॉब होगी वैसे ही उसका एड भी बनाया जाएगा। डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान, लोगों को कितनी सैलरी मिले, कंपनसेशन मतलब सैलरी और कमीशन वगैरह, कितनी कंपनसेशन एंड इंसेंटिव्स मिलने चाहिए। कंपनसेशन होगी उनके काम की सैलरी, और इंसेंटिव होता है उनका बोनस, एक्स्ट्रा काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए इंसेंटिव मिलता है। मान लो मेरा टारगेट था कि मेरे को एक दिन में 100 यूनिट्स बेचने हैं, मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हूँ, सेल्स में, मेरे को 100 यूनिट बेचने हैं। ठीक है, मेरे को बोला गया कि 100 यूनिट तक तो तेरे को नॉर्मल सैलरी मिलेगी, लेकिन अगर तू एक्स्ट्रा बेचेगा तो तेरे को हर 10 यूनिट पे, अगर 10 यूनिट एक्स्ट्रा बेचने पे तेरे को 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे या 1000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मेरी जो सैलरी होगी, मैं मान लो बेच के आता हूँ 130 यूनिट, तो 100 की तो सैलरी के प्राइस मिलेगा, और 30 यूनिट जो एक्स्ट्रा बेच के आया मेरे को 3000 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे उसके। तो इसे बोला जाता है कंपनसेशन एंड इंसेंटिव। कंपनसेशन मेरी सैलरी होगी, कितनी सैलरी किसको मिलनी है, किसको कितना इंसेंटिव का रेट है, हर बंदे का इंसेंटिव का रेट अलग अलग होता है। ये कौन डिसाइड करता है, स्टाफिंग डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और यहाँ पे मैंने कहा था कि मोरल कैसे बढ़ेगा उसका, जब उसको सही सैलरी मिलेगी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अब बंदों को आपने रखा जिनके पास क्वालिफिकेशन थी, मान लो आपने कॉलेज से रिक्रूटमेंट की, कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों को आप लेके आए, फ्रेशर्स को, जिसको फ्रेशर कहा जाता है। अब उसके पास ऑब्वियस बात है ना एक्सपीरियंस होगा ना ट्रेनिंग होगी, तो उसकी ट्रेनिंग आप कराओगे। कौन कराएगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। मैंने सोचा था ये पॉइंट जल्दी जल्दी हो जाएगा, पर कई बार डिटेल नहीं जाता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फटाफट खत्म करते हैं इसको। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ। इन क्वालिफाइड बंदों की क्या की जाएगी, ट्रेनिंग की जाएगी, उनको सिखाया जाएगा, उनको एक्सपीरियंस दी जाएगा, ताकि कंपनी की ग्रोथ हो और कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़े, क्योंकि इनको ट्रेनिंग देंगे तभी ढंग से काम करेंगे ना। तो मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस, यूनियन के एंड ट्रेड रिलेशंस आपस में हारमोनियस होने चाहिए, लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, शांति से पीसफुल होना चाहिए। तो ये सब कौन रिलेशंस को मेंटेन करने का काम किसका है, स्टाफिंग डिपार्टमेंट का। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बुक में लिखे हुए सारे पॉइंट्स। हैंडलिंग ग्रीवियंसेस एंड कंप्लेंट, कोई भी कंपनी में किस चीज को कंप्लेंट आती है, ग्रीवियंस आती है, वो ये करेगा मैनेज, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कंप्लेंट ये मैनेज नहीं करेगा। ह्यूमन रिसोर्स से लेके कोई कंप्लेंट आती है, किसी बंदे ने कोई गलत काम कर दिया, तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट देखेगा भाई इसको, इसकी गलती कितनी बड़ी है, अगर गलती बहुत बड़ी है और बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इसको नौकरी से निकाल के दूसरा बंदा रखेगा, वो ये करेगा। अगर छोटी मोटी गलती है तो इसको फाइन या पेनल्टी लगा देगा, वो सब ये करेगा। कितना काम, क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बन पाया, प्रोडक्ट कम बन पाए, क्वांटिटी कम रही, ये सब डिपार्टमेंट, ये इसका काम नहीं है,
ये सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स से मैटर करता है, फिनिश प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, झंझट वगैरह इसका काम नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स में कोई नुकसान कर रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, उसकी कंप्लेंट होती है, वो काम ढंग से नहीं करके दे रहा, तो उसकी कंप्लेंट ये हैंडल करेगा, पेनल्टी लगाना, ग्रीवेंसेस। किसी बंदे को काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो इसके पास जाके बोलेगा सर मेरे को यहाँ पे एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, आप प्लीज इसको देखो। एनवायरनमेंट मतलब आसपास के लोगों से, तो ये सिर्फ लोगों से डील करता है। अगर आपको आसपास के लोग तंग कर रहे हैं, आपकी रैगिंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे, आप इनको बोलोगे सर ये बंदे मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो ह्यूमन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी, लोगों से रिलेटेड, लेबर एम्प्लॉय से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट उसको हैंडल करेगा। तो खाली आपने देखा इसमें स्टाफिंग में खाली नौकरियां रखना नहीं है, ढेर सारे काम और हो गए। ट्रेनिंग भी देगा, लड़ाइयां भी सॉल्व करेगा, कंप्लेंट्स भी सुनेगा, आपकी प्रॉब्लम्स भी सुनेगा, आपको पेनल्टी भी देगा, आपकी सैलरी भी डिसाइड करेगा, कितने बंदे जॉब पे रखने, जॉब कैसी है सब बताया जाएगा आपको, एडवर्टीजमेंट छापना, तो बहुत सारे काम है। सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आज गवर्नमेंट ने कहा है कि जब भी आप किसी कंपनी में जॉब करोगे, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी है, आपको पीएफ प्रोविडेंट फंड मिलता है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड। जो लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, एडमिशन ऑफ द पार्टनर चैप्टर में ये फंड्स वगैरह बने होते हैं। तो सोशल आपका इंश्योरेंस करा देंगे, आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे देंगे कि आपकी फैमिली का कोई बंदा बीमार हो तो कंपनी उसका खर्चा उठाएगी, हॉस्पिटलाइजेशन का। एक्सीडेंट होता है अगर आपका या आपकी फैमिली में किसी मेंबर का, तो अगर आपकी काम करते करते डेथ होगी तो आपकी फैमिली को इतने पैसे मिल जाएंगे, इंश्योरेंस कराना। तो इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, उसे कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। तो जब आपको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, कौन देगा? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और इससे क्या होगा? आपका मोरल बढ़ेगा और जॉब की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स एंड अवॉइडिंग लीगल कॉम्प्लिकेशन। आपकी कंपनी के ऊपर कोई अगर बाहर का बंदा केस करता है, वो केस कौन लड़ेगा? ये तो लॉ सूट्स, सूट्स मतलब केस। तो जो भी कोर्ट के अंदर जो कोर्ट कचहरी के कामकाज होंगे वो सारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट देखेगा कि किस बंदे ने क्या मिस्टेक कर दी जिसके ऊपर हमारी कंपनी पे केस हुआ है। तो वो जाके लड़ेगा, अपनी कंपनी को बचाएगा, अपनी कंपनी के लिए कोर्ट में फाइल अपना बचाव करेगा। तो यहाँ पे आज हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। इसके आपको क्वेश्चंस मार्क करके दिए जाएंगे। साथ ही साथ ये रिक्वेस्ट है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6.1। आई रिपीट, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6.1। सिर्फ 8 क्वेश्चंस हैं जो मैं मार्क करके दूंगा, उसी में से आंसर होंगे। प्लीज 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 इसको किया करो। ये करने का मतलब ये होता है कि आप एक बार, आपको ये करने से एक बार रीडिंग करने का मौका मिलता है, रीडिंग करने से इसको दोबारा समझने का मौका मिलता है। एक बार वीडियो देख के समझ लिया, फिर एक बार नोट्स पढ़ लिए। जब आप ये करते हो तो आपको दोबारा आंसर ढूंढने पड़ते हैं। जब आप ढूंढते हो तो आप टॉपिक से यूज्ड टू हो जाते हो। तो प्लीज इसको करके दिया करो।